वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? मज़ेदार है, ठीक है, मज़ों में है। हम आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था, वो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप जो कि लाइट रिएक्शन था, हमने उसको पढ़ा था। आज उस फोटोसिंथेसिस के दूसरे स्टेप यानी डार्क रिएक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस दो मेन स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप को हमने लाइट रिएक्शन कहा था और दूसरे स्टेप को हमने डार्क रिएक्शन का स्टडी करने जा रहे हैं कि डार्क रिएक्शन क्या चीज़ है। तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि डार्क रिएक्शन क्या चीज़ है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि डार्क रिएक्शन यानी इसका मतलब ये है कि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये लाइट के बगैर भी हो सकता है। मतलब ये है कि ये दिन के वक्त भी हो सकता है और रात के वक्त भी हो सकता है डार्क रिएक्शन, क्योंकि उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी इसको लाइट जो डार्क रिएक्शन है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था जिसने इसको स्टडी किया था, उसका नाम था मेल्विन केल्विन। इसने 1950 में डार्क रिएक्शन को स्टडी किया था और इसी वजह से इस डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन साइकिल, इसको क्या कहा जाता है? केल्विन साइकिल। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने इसको स्टडी किया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है ये कहाँ पर होता है। तो डार्क रिएक्शन ये स्ट्रोमा में होता है, जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रहा था? तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में हो रहा था। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में हो रहा है और डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो हमें आज पता चल गया कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है, यानी ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेना है और यहाँ पर जो फ्लूइड फील्ड एरिया है, यानी जो यहाँ पर आपको ये खाली जगह नज़र आ रही है, क्या है? ये स्ट्रोमा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डार्क रिएक्शन हो रहा है। अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन 3 मेन स्टेप में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में कार्बन फिक्सेशन हो जाती है। पहले स्टेप का नाम है कार्बन फिक्सेशन। दूसरे स्टेप का नाम है रिडक्शन और तीसरे स्टेप का नाम है रीजनरेशन ऑफ RUBP। अभी आप आसानी से इसको समझ जाएंगे कि ये किस तरह होता है और ये किस तरह प्रोसेस है। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अच्छा, तो स्टेप कौन-कौन से हैं? पहला है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन ऑफ RUBP। आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन में, इस डार्क रिएक्शन में जो आपको मेन चीज़ें इन्वॉल्व होती हुई नज़र आएगी, वो कुछ ये होगी, वो हमारे पास ये चीज़ें होगी, ये मेन कंपोनेंट आपको पूरे रिएक्शन में नज़र आएंगे। इसलिए मैंने इसको पहले से यहाँ पर लिखा ताकि आप इसको ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, सबसे पहले हमें जो चीज़ नज़र आएगा वो नज़र आएगा RUBP। RUBP, तो आपको पता होना चाहिए कि RUBP क्या चीज़ है। अच्छा, तो RUBP का मतलब है राइबोज बिसफास्फेट। RUBP का क्या मतलब है? RUBP का मतलब है राइबोलोज बिसफास्फेट, राइबोलोज बिसफास्फेट। और ये क्या है? ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड कितने हैं? 5 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5। ये मैंने लिखा है कि ये क्या है? एक 5 कार्बन कंपाउंड है। और इसको बिस क्यों कहा जाता है? बिस क्योंकि इसके दोनों साइड पर फास्फेट ग्रुप अटैच है, दोनों साइड पर इसके फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो हमें इस पूरे साइकिल में यानी केल्विन साइकिल में हमें क्या मिलेगा? पहला जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा RUBP। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमें PGA से वास्ता होगा। PGA का क्या मतलब है? तो PGA का मतलब है फास्फोग्लिसरेट। फास्फोग्लिसरेट, PGA क्या चीज़ है? PGA का मतलब है फास्फोग्लिसरेट। और PGA एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर 3 कार्बन है और इसके साथ एक साइड पर क्या? फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है PGA। और PGA का क्या मतलब है? फास्फोग्लिसरेट, फास्फोग्लिसरेट। अच्छा, ATP तो आप जानते ही होंगे कि ATP क्या होगा, ये भी हमें इसमें मिलेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा हमें एक और कंपाउंड से वास्ता पड़ेगा और वो होगा PGAL। PGAL वो क्या है? तो PGAL जो है वो है फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। और ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी हमें मिलेगा इस पूरे रिएक्शन में। इसके साथ साथ हमें एक एंजाइम से वास्ता पड़ेगा और उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को का क्या मतलब है? तो रूबिस्को का मतलब है राइबोलोज, राइबोलोज बिसफास्फेट
कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। हमें एक एंजाइम से भी वास्ता पड़ेगा और वो एंजाइम क्या है, तो वो है रुबिस्को एंजाइम, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। और NADPH2 भी हमें यहाँ पर रास्ते में मिलेगा, हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये तो मैंने इसके जो मेन कंपोनेंट आपको बताया कि इस साइकिल में हम स्टडी करेंगे, वो मेन कंपोनेंट ये है। चलो इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह होगा, यानी किस तरह जो डार्क रिएक्शन है वो कंप्लीट होगा। तो प्रोसेस बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, और मैंने तो बहुत ही सिंपल इसको बनाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात कि हम इसको पहले बहुत ही सिंपल पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले हम इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो डार्क रिएक्शन है उसका प्रोसीजर किस तरह है। अच्छा, तो शुरू करते हैं इसके मैकेनिज्म को कि ये किस तरह कंप्लीट होगा। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। अच्छा, जैसा कि हमने वहाँ पर कहा कि RUBP हमने वहाँ पर कहा कि इसका क्या मतलब है, सब कुछ हमने पढ़ा। ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, RUBP 5 कार्बन कंपाउंड। ये यहाँ पर पहले ही से मौजूद है, RUBP यहाँ पर स्ट्रोमा में पहले ही से मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, ये स्ट्रोमा में पहले ही से मौजूद है। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, तो ये बाहर से आएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आकर इस RUBP के साथ रिएक्ट करेगा। और किस एंजाइम के जरिए, तो इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को एंजाइम। यानी RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा रुबिस्को एंजाइम की मदद से, और एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन 6 कार्बन कंपाउंड किस तरह बन जाएगा, तो यहाँ पर आप देखें ये क्या है, 5 कार्बन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन इसके साथ मिल जाएगा तो कितने कार्बन बनेंगे, 6 कार्बन कंपाउंड मिल जाएगा। यानी 5 कार्बन किसके थे, RUBP के थे, RUBP के थे, और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आया, तो टोटल कितने बनेंगे, 6। यानी 6 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास बन, अपना कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, लेकिन हम इसको इंटरमीडिएट कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इंटरमीडिएट हमारे पास बन गया। क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट। और ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या है, तो ये नॉन स्टेबल है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, और ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। इसलिए ये क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। यानी जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये स्प्लिट हो जाएगा। जब ये स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट होगा, तो इससे क्या बनेंगे, बिल्कुल जी, इससे दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और कितने कार्बन के होंगे, तो वो 3 कार्बन के होंगे, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड से बन गया। और कितने मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है। यानी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, लेकिन जब दरमियान पर ये स्प्लिट हुआ, टूट गया, तो इससे 2 मॉलिक्यूल बन गए, और एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन आ गए। और इस कंपाउंड को हमने नाम दिया किस चीज़ का, इसको हमने नाम दिया PGA का, इसको हमने नाम दिया PGA का। तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने इस स्टेप में क्या की, हमने इस स्टेप में कार्बन की ऑक्सीडेशन की, हमने स्टेप में क्या की, हमने स्टेप में कार्बन की फिक्सेशन की। हम कह सकते हैं कि हमने कार्बन को फिक्स यहाँ पर कर दिया। तो इस स्टेप का क्या नाम होगा, इस स्टेप का नाम होगा कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि हमने क्या किया। हमने RUBP के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन मिलाकर 6 कार्बन वाले एक और कंपाउंड को बना दिया, और आखिर में ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड दरमियान पर टूटा, और इसने दो मॉलिक्यूल पैदा किए, और वो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के थे। तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर PGA प्रोड्यूस हो गया, PGA बन गया, PGA एक 3 कार्बन कंपाउंड था। इसके बाद क्या होता है कि इस PGA की क्या हो जाती है,
ये पीजीए रिड्यूस हो जाता है, यानी जो पीजीए यहाँ पर बन गया था ये पीजीए रिड्यूस हो जाता है। और किस चीज़ में रिड्यूस हो जाता है? पीजीएएल में। तो वो स्टेप जिसमें पीजीए रिड्यूस हो गया पीजीएएल में, इस स्टेप का क्या नाम होगा? इस स्टेप का नाम होगा रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसको सादा रिडक्शन भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास दूसरा स्टेप है। तो दूसरा स्टेप भी बहुत आसानी से हो गया। सिर्फ क्या हुआ, पीजीए से पीजीएएल बन गया। और किस तरह बन गया? रिडक्शन के जरिए। और रिडक्शन किस तरह हुआ, किस कीमत से हुआ? तो दो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्वॉल्व थे, दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व थे। एक एटीपी ने अपना रोल अदा किया और एक एनएडीपीएच ने अपना रोल अदा किया। एटीपी ने क्या रोल अदा किया कि एटीपी ने इसको क्या दिया? तो एटीपी ने इसको एनर्जी दी, एटीपी ने इसको एनर्जी दी। और यहाँ पर NADPH ने इसको H दिया, यानी हाइड्रोजन दे दिया। ADP ने जब इसको एनर्जी दी तो ये क्या हुआ, इससे ADP बन गया। और ADP कहाँ गया? ADP वापस गया कहाँ पर? लाइट रिएक्शन में, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में पैदा हुआ था, वहाँ से आया था और वापस लाइट रिएक्शन में गया। इसी तरह NADPH ने हाइड्रोजन दे दिया और ख़ुद वापस कहाँ चला गया? खुद वापस लाइट रिएक्शन के पास चला गया। तो ये क्या था? ये था रिडक्शन। पहला प्रोसेस क्या था? पहला स्टेप था कार्बन फिक्सेशन और दूसरा स्टेप था रिडक्शन। अच्छा, तो रिडक्शन भी कंप्लीट हुआ। रिडक्शन में क्या हुआ कि जो पीजीए था, वो पीजीएएल में क्या हुआ? पीजीएएल में रिड्यूस हो गया। और किस कीमत से? तो एटीपी और NADPH की मदद से रिड्यूस हुआ। एटीपी ने इसको एनर्जी दी और NADPH ने इसको हाइड्रोजन एटम दे दिया। अच्छा, अगर कोई ये भी समझना चाहता है कि ये P कहाँ से आया, तो ये P कहाँ से आया? ये ATP की मदद से आया, यानी ATP ने एक फास्फेट इसको दे दिया। तो यहाँ पर ये क्या था? ये PGAA था। तो इसका नाम भी PGAA है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? 1,3-PGA। और यहाँ पर इसका क्या नाम? इसका नाम है 3PGA, यानी थर्ड नंबर कार्बन पर फास्फेट ग्रुप अटैच है, जबकि यहाँ पर 1 और थर्ड पर अटैच है। तो इसका नाम होगा 1,3PGA, यानी 1,3-फास्फोग्लिसरेट, 1,3-फास्फोग्लिसरेट। यहाँ पर इसका नाम है 3-ग्लिसरेट। अच्छा, तो यह तो समझ गए कि पहले कार्बन फिक्सेशन हुआ, दूसरा हुआ रिडक्शन। रिडक्शन से आगे अब क्या होगा? अब स्टार्ट होता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा? ये जो हमारे पास हो क्या बना है? PGAL बना है, PGAL। और यहाँ आते 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 कितने PGL बन गए? यहाँ पर आते हुए हमारे पास 6 PGL बन गए, 6 PGL बन गए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह 6 PGL बन गए, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बताया तो आप सारे का सारा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में छोड़ दिया। अच्छा, तो यहाँ पर 6 PGL बन गए हैं। कितने PGL बन गए हैं? 6 PGL बन गए हैं। इन 6 PGL में एक PGL रिलीज हो जाता है, यानी इस साइकिल से एक PGL निकल जाता है, एक PGL निकल जाता है। और बाकी कितने रह जाते हैं? वो बाकी PGL 5 जो रह गए वो आगे प्रोसीड होंगे। अच्छा, अब जो एक PGL बाहर निकल गया, इसका क्या काम है? तो एक PGL जो बाहर निकल गया, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यही एक PGL ग्लूकोज को बनाने के काम आता है। इसके साथ साथ दूसरे जो लिपिड है, प्रोटीन है, वो भी इस एक PGL से बनेंगे। अच्छा, तो PGL का तो आपको रोल का पता चल गया कि PGL का क्या रोल होगा इस एक PGL का जो बाहर निकल गया है। अच्छा, जो 5 PGL रह गए, 5 PGL मॉलिक्यूल रह गए, वो आगे प्रोसीड होंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये क्या करेंगे? यहाँ पर ये फिर ATP एनर्जी को यूज़ करेंगे, ATP से एनर्जी लेंगे। जब ATP से एनर्जी लेंगे तो इस जो PGL है, इस PGL से दोबारा RUBP बन जाएगा। दोबारा क्या बनेगा? दोबारा RUBP बन जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस स्टेप में हमने मेन काम क्या किया कि हमने दोबारा RUBP को हासिल कर लिया। इसलिए इस स्टेप का नाम भी क्या पड़ गया? इस स्टेप का नाम पड़ गया रीजनरेशन ऑफ RUBP, रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो इसी तरह हमने क्या किया?
हमने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। यानी पहले हमने कार्बन को फिक्स कर लिया कार्बन फिक्सेशन के प्रोसेस में, उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने हमें जो मिल गया था उसकी हमने रिडक्शन की, और तीसरे स्टेप में हमने RUBP को दोबारा हासिल कर लिया। अच्छा, जो स्टूडेंट यहाँ तक समझना चाहते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी है, यही बहुत है, मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मज़ीद भी जानना चाहते हैं, मज़ीद इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मज़ीद इसको वसी अंदाज में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, तो दोबारा मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ कि हमारे पास जो RUBP पहले से मौजूद है, RUBP जो 5 कार्बन कंपाउंड है यहाँ पर मौजूद है, ये कितने मौजूद होंगे? ये 3 मौजूद होंगे, यानी इसके 3 मॉलिक्यूल पहले से यहाँ पर मौजूद होंगे। कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, ये कितने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे? तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी ये 5 कार्बन है और 3 मॉलिक्यूल के 5 कार्बन है। इन 3 मॉलिक्यूल के इस 5 कार्बन के साथ जब ये 3 कार्बन ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल होंगे? यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल पैदा होंगे, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होंगे। यानी यहाँ पर भी 3 मॉलिक्यूल थे। जब 3 मॉलिक्यूल इस कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ मिल गए तो इसने 3 मॉलिक्यूल पैदा किए, लेकिन उसमें कार्बन की तादाद कितनी है? उसमें कार्बन की तादाद है 6, यानी एक मॉलिक्यूल में कार्बन की तादाद 6 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन की तादाद कितनी होगी? यानी एक RUBP मॉलिक्यूल में कार्बन की तादाद 5 है, तो 3 में कितनी होगी? 3 में जनाब होगी 15। 3 में कितनी होगी? 3 में जनाब होगी 15। RUBP यानी 3 RUBP में कार्बन की तादाद है 15। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ मिल जाए, यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड से 3 कार्बन मिल जाए, 3 कार्बन भी मिल जाए, तो ये कितना हुआ? यहाँ पर हमारे पास आ गए 18 कार्बन, हमारे पास 18 कार्बन आ गए। अच्छा, अब इस तरफ देखें, हमारे पास यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल पैदा हुए? 3 मॉलिक्यूल पैदा हो गए, और एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, और कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने कार्बन आ गए? हमारे पास टोटल यहाँ पर भी 18 कार्बन आ गए। कितने कार्बन आ गए? 18 कार्बन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 18 कार्बन थे और यहाँ पर भी 18 कार्बन है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब 18 का मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए हैं 6 कार्बन के, और इसके अंदर 18 कार्बन है, इस तीनों मॉलिक्यूल के अंदर 18 कार्बन है, जब ये स्प्लिट होंगे दरमियान पर, ये दरमियान पर जब स्प्लिट होंगे तो इससे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? यानी 3 मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होंगे तो इससे बनेंगे 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होंगे, तो पूरे 6 मॉलिक्यूल में 18 ही कार्बन आएंगे। यहाँ पर भी 18 ही कार्बन होंगे, कार्बन की तादाद कम ज़्यादा नहीं हो रही, वही सेम के सेम आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो PGA बन गया, उसमें कितने मॉलिक्यूल PGA के बन गए? 6 मॉलिक्यूल बन गए, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है, और टोटल 18 कार्बन बन गए हैं। इसी तरह जो 6 PGA मॉलिक्यूल बन गए तो इसके लिए ATP कितने दरकार होंगे? तो 6 ही ATP दरकार होंगे, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल है तो इसके लिए 6 ATP दरकार होंगे। जिस तरह यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल थे तो 3 मॉलिक्यूल के लिए 3 कार्बन दरकार थे, इसी तरह 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 ATP दरकार होंगे, और 6 ATP के साथ साथ जो NADPH है वो भी 6 ही दरकार होंगे। तो कितने? 6 ATP है, 6 NADPH है, और यहाँ पर 6 ही मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है। अच्छा, आगे यहाँ पर आते हुए PGL की तरफ आते, तो PGL के अंदर क्या हो? तो PGL के अंदर भी कितने मॉलिक्यूल है? 6 ही मॉलिक्यूल है, जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि 6 मॉलिक्यूल। तो वो किस तरह आए थे? वो कुछ इस अंदाज में आए थे कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, तो अभी इसको मैं बता रहा हूँ कि ये 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर किस तरह आए। फिर एक 6 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल चला गया और 5 मॉलिक्यूल रह गए,
और ये 5 5 मॉलिक्यूल दोबारा क्या बनाते हैं, दोबारा इससे RUBP बन जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 5 PGL मॉलिक्यूल है। 5 ये क्या है, PGL है, PGAL मॉलिक्यूल है 5। और इन 5 PGL मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। तो अगर आप देखें तो 3 5 15, एक बार फिर यहाँ पर 15 हमारे पास बन गए। तो इससे वापस क्या बन जाता है, वही चीज़ बन जाती है। तो ये क्या है, पूरा एक साइकिल की मैनर में ये डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। और इस साइकिल का नाम क्या है, तो इस साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। तो ये था केल्विन साइकिल। पहले मैंने इसको थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, और फिर इसके जो कार्बन के नंबर है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कितने कितने हैं। एक बार इसको दोबारा हम इसका खुलासा बताते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। चलो, तो क्या थे हमारे पास 3 RUBP के मॉलिक्यूल पड़े हुए थे, और एक RUBP के अंदर 5 कार्बन है, यानी टोटल यहाँ पर कितने हैं, 15 कार्बन पड़े हुए हैं, 15 कार्बन। इन 15 कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड के 3 कार्बन यहाँ पर मिल जाते हैं। और एज ए रिजल्ट यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है जो 6 कार्बन पर मुश्तमिल हो, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और एक एंजाइम है जिसका नाम है रोबिस्को एंजाइम, उसकी मदद से ये रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है कि जो 6 कार्बन वाला ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये दरमियान पर स्प्लिट हो जाता है। क्यों स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये खुद नहीं रह सकता, इसलिए ये स्प्लिट हो जाता है और ये दरमियान पर टूट जाता है, और 2 मॉलिक्यूल बना देता है, यानी एक कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल बना देता है। तो कितने हैं, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल से 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यानी जब 3 मॉलिक्यूल दरमियान पर टूटेंगे तो 6 ही मॉलिक्यूल पैदा होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाता है कि दूसरे स्टेप में इसकी रिडक्शन हो जाती है, यानी हमारे पास जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया इसकी रिडक्शन हो जाती है, और इस 3 कार्बन कंपाउंड से हमारे पास एक और कंपाउंड बन जाता है, उसकी रिड्यूस फॉर्म हमें मिल जाती है, और उसका नाम होता है PGAL। उसके बाद एक PGL निकल जाता है, और बाकी 5 PGL मज़ीद आगे जाकर दोबारा RUBP बना देते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस था किस चीज़ का, केल्विन साइकिल का या डार्क रिएक्शन का। मुझे यानी तारिक अख्तर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।